हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत तो ही है। साथ ही साथ आपको मुझे ये भी बताना है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा, वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ रहे होते हैं उसके बैकग्राउंड में मैंने आपको जो 2 वीडियोस पढ़ाई हुई हैं वो जरूर देखिएगा। उनका डिटेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज की क्लास के लिए भी और आगे के लिए भी। तो आज की क्लास हम बिना देर के शुरू करते हैं। पर आए हैं, देख रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नए हैं तो अगर मेरे चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं अपनी क्लास। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद और शिक्षा। और प्रयोजनवाद ने शिक्षा के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए भाई क्या है। तो प्रयोजनवाद, अगर प्रयोजनवाद की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रयोजनवाद के बारे में हमने आपको बताया हुआ है अच्छे से, इसीलिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में देखेंगे प्रयोजनवाद किसे कहते हैं। हम आपको उसका कीवर्ड जरूर बताएंगे, जिसको बताने से आप अपने आंसर को चटपट कहीं भी लिख लेंगे। इसीलिए सुनते ध्यान से रहिएगा, देखते ध्यान से रहिएगा। पहला पॉइंट है कि ये अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है और यूनानी भाषा के प्रैग्मा से बना है। किस भाषा से बना है? तो पहला पॉइंट हुआ यूनानी भाषा के प्रैग्मा से बना है। मीनिंग क्या हुआ? किया गया काम, ए थिंग डन, व्यवसाय, बिजनेस या प्रभावपूर्ण कार्य, इफेक्टिव एक्शन। कायदे से देखा जाए तो ये यूनानी भाषा के प्रैग्मेटिकोस से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिक या प्रैक्टिकेबल। तो अगर आप देखें तो यूनानी भाषा के प्रैग्मेटिकोस से बना है और इसका अर्थ है व्यवहार्य। अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको जिस पे मैं फोकस करूंगी, ठीक है, वो ये है। ये दोनों पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार प्रैग्मेटिज्म शब्द का अर्थ व्यवहारिकता से लगाया जाता है। स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद क्रिया और व्यवहार या उपयोगिता पर अधिक बल देता है। यही मैंने मार्क किया है इंपॉर्टेंट के तौर पे। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार केवल वही विचार, वस्तु, क्रियाएं महत्वपूर्ण है जिनकी हमारे जीवन में उपयोगिता है। यानी कि ये दोनों पॉइंट जो है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूं, क्योंकि ये कहने का मतलब क्या है, यहां पर एक शब्द निकल के आ रहा है उपयोगिता। एक शब्द निकल के आ रहा है उपयोगिता। इसको फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये निकल के शब्द आ रहा है ना आपका उपयोगिता। ये देखिए आया ना, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। यही आपके इस पूरे जो प्रैग्मेटिज्म है उसका क्या है, कीवर्ड है। इसलिए मैं इसको माइंड कर रही हूं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो हमको यही जानना है कि प्रयोजनवाद ने कहा कि जो क्रिया, जो विचारधारा या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो, ठीक है, जिसकी यूटिलिटी हो, जो वर्तमान में हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो, हमें आगे बढ़ने में मदद करती हो, वही ज्ञान सत्य है, वही जो है ज्ञान उपयोगी है और हमारे जीवन के लिए वही सच्ची शिक्षा है। तो यहाँ पर जो वर्ड निकल के आ रहा है वो है उपयोगिता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो आप प्रयोजनवाद को एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। मैंने आपको फिर से रिपीट किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, कॉपी में अभी लिखिए। ठीक है, अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रयोजनवाद ने कुछ शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं और फिर इनको पूरा करने के लिए बाकी चीजें भी। तो पहले देखिए क्या बताया इन्होंने कहा प्रयोजनवाद ने कि शिक्षा के उद्देश्य में नवीन मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण। ये शाश्वत और निर्धारित लक्ष्यों और आदर्शों मूल्यों को नहीं मानता। इस विचारधारा के अनुसार बालक स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ट्रुथ जो है वो मैन मेड है। कोई भी ट्रुथ जो है वो मैन मेड है, चेंजेबल है। उसने अपने मनुष्य ने अपने उद्देश्य खुद बनाए, सत्य खुद बनाए, मूल्य खुद बनाए। ये कहना था प्रयोजनवाद का।
प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए आप, क्योंकि वहां हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस शिक्षा का यदि कोई उद्देश्य हो सकता है तो यही कि यह बालक को अपने लिए नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करने की योग्य बनाए। तो जो नए आदर्श, नए मूल्य होते हैं, क्रिएशन ऑफ अ न्यू वैल्यूज एंड आइडियाज, ये बनाने की बात करता है। ये कहता है कि कुछ भी परमानेंट तो है नहीं, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उससे जो हमें एक्सपीरियंस होता है वही हमारे लिए सत्य है। ठीक है, हम अपने खुद मूल्य बनाएंगे, खुद उद्देश्य बनाएंगे, खुद अपने सत्य बनाएंगे। इसीलिए कहा कि ट्रूथ्स आर मैन मेड, मानव निर्मित है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए आप, क्योंकि आपको इसको समझने में आसानी होगी। आगे देखिए, इन्होंने प्रयोजनवाद ने क्या शिक्षा के उद्देश्य बताए। इन्होंने कहा कि गतिशील और साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, कल्टीवेशन ऑफ डायनेमिक एंड रिसोर्सफुल माइंड। प्रयोजनवाद के अनुसार व्यक्ति के जीवन में अनेक परिस्थितियों और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसका समाधान और वातावरण के साथ अनुकूलन करना आवश्यक होता था। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसे गतिशील, साधन संपन्न मस्तिष्क का निर्माण करना है जो विभिन्न परिस्थितियों में वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके और अपने ही लिए ही स्वतः ही मूल्यों और आदर्शों का निर्माण कर सके। यानी कि एक ऐसा माइंड चाहिए जो क्या कर सके, परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर सके और अपने लिए आदर्शों और मूल्यों का निर्माण कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर इन्होंने एक ऐसे डायनेमिक और रिसोर्सफुल माइंड की बात करी। थोड़ा एसी धीमा कर दीजिएगा। ठीक है, परिस्थितियों में वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, जो परिस्थितियों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर सके और मूल्यों और आदर्शों का निर्माण कर सके, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उचित पथ प्रदर्शन। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक का उचित पथ प्रदर्शन करना है, जिससे कि वह अपनी समस्याओं को सुलझाने और आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बन सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक का कर्तव्य बालक की आवेगों, रुचियों और प्रवृत्तियों को ठीक मार्ग पर लाना। ये किसका काम बताया गया? इन्होंने कहा कि बालक अपनी समस्याओं को खुद तो सुलझाता है, लेकिन सुलझाने के पहले उसको रास्ता कौन दिखाता है? तो जो मार्गदर्शन की बात है, गाइडेंस की बात है, वो टीचर करेगा। इसीलिए उसको क्या कहा गया? सहायक कहा गया टीचर को, जो गाइडेंस देगा। नेक्स्ट देखो भाई, सामाजिक कार्यकुशलता का विकास। प्रयोजनवाद सामाजिक वातावरण को अधिक महत्व प्रदान करता है। सामाजिक वातावरण और बालक में अंतरक्रिया के फलस्वरूप दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए शिक्षा का लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना है, देखो ध्यान से, अब ये बताते हैं, जो समुदाय के कल्याणकारी सदस्य बन सके और अपने आप में सामाजिक कुशलता का विश्वास कर सके। इसी में व्यक्ति और समाज दोनों का हित है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है उसका विकास, बालक का विकास समाज में ही होता है। और तो सामाजिक कुशलता कोई कुछ ऐसे सोशल स्किल्स हैं, उनके डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ सीखते हैं तो किसके लिए सीखते हैं? अपने साथ साथ अपने फैमिली और सोसाइटी के लिए सीखते हैं। समाज से कुछ लेते हैं और समाज को कुछ देते भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक कार्यकुशलता का विकास ऐसे कल्याणकारी इंसान बनाइए आपको, जिससे आप सोसाइटी, अपने साथ साथ सोसाइटी का भी भला कर सके। तो उद्देश्य की अगर बात कर ले, बैक में बेटा देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा कि नवीन मूल्य और आदर्शों का निर्माण, क्योंकि ये अपने आदर्श, अपने मूल्य खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि एक ऐसे साधन संपन्न और गतिशील मस्तिष्क का निर्माण करे जो वातावरण के साथ क्या कर सके? एडजस्टमेंट करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अपने वैल्यूज, अपने एम्स, अपने ट्रुथ खुद बनाए। इन्होंने कहा उचित पथ प्रदर्शन, टीचर का काम है प्रॉपर गाइडेंस देना और सोशल स्किल, सामाजिक कुशलता डेवलप करना, ये उद्देश्य हैं। अब देखो भैया, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब क्या करना चाहिए? तो प्रयोजनवाद ने कहा कि पाठ्यक्रम रखिए ऐसा जो इन उद्देश्यों की पूर्ति करे। तो अब क्या सब्जेक्ट रखे जाएं? आइए बात करें कि सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए थे
कि इन सिद्धांतों का अगर हम पालन करें और उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स रखें। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उपयोगिता एवं व्यवहारिकता का सिद्धांत। इनका मतलब था कि जो चीज यूटिलिटी, मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, उपयोगिता, यूटिलिटी, इंग्लिश में कॉपी में लिखे हो कि नहीं लिखे हो? नहीं लिखे हो तो अभी लिखो, तुरंत लिखो। जहां लिखे हो प्रयोजनवाद, उसके आगे लिखो उपयोगिता। इंग्लिश वाले प्रैग्मेटिज्म लिखे हो तो उसके आगे लिखो यूटिलिटी। अगर जो चीज आपके लिए व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो वो बेकार है। ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान ट्रुथ नहीं है, बेकार है। ये बात प्रयोजनवाद कहता है। अपने दिमाग में अच्छे से रख लो इस शब्द को, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि उपयोगी और व्यवहारिक सिद्धांत, जब इन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रयोजनवाद अपनी व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति बल देता है, इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट चाहता है जो उपयोगी हो। भाई आपके जो लक्ष्य हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो नीड्स हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो उपयोगी हो, व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। तो किस सब्जेक्ट को रखोगे भाई? तो किसको रखोगे? देखो, उन्होंने पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, ये देखो मैंने ऐसे कलर कर रखा है इसको, देखो, इसीलिए इसको रंग नहीं रहे हम। ये देखो, पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, कृषि विज्ञान, बालिकाओं के लिए होम साइंस, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स हमें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हमने इनको बोला कि हमें भाई अध्ययन करने के लिए उन सब्जेक्टों को रखा जाए जो जीवन की वास्तविक समस्याओं का हल निकाले। हम जब चीजों को समझेंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर हमने केवल जान लिया तो जानने से नहीं होता, जानने के बाद अगली स्टेज होती है समझने की। नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग आती है ना। तो जब आपको नॉलेज तो हो गया, ज्ञान तो हो गया, लेकिन बोध नहीं हुआ। ज्ञान तो हो गया आपको, पर आपको बोध नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई आपकी, तो अप्लाई क्या कर पाओगे? कर पाओगे अप्लाई? तो ऐसे सब्जेक्ट्स रखिए जो आप जिनको जानिए, समझिए और फिर अप्लाई कीजिए। तो वो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत देखो भाई क्या कहता है, प्रयोजनवाद, बालक की रुचि का सिद्धांत। अगला आ गया बालक की रुचि का सिद्धांत। तो बालक के एज के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न उसके इंटरेस्ट होते हैं। भाई कक्षा 5 के बच्चे का इंटरेस्ट अलग होगा, लेकिन क्लास 8 का और क्लास 10 के बच्चे का, क्लास 12 के बच्चे का इंटरेस्ट अलग होगा, क्योंकि उसकी एज अलग है। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज आपको करिकुलम में सब्जेक्ट्स रखने होंगे, ये कहना है प्रयोजनवादियों का करिकुलम के लिए। तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का निर्माण रखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि बाल्यावस्था में बालक खोज करता है। चाइल्डहुड आपने अगर नहीं पढ़ा है तो चाइल्डहुड के लिए भी मैंने डाला हुआ है वीडियो, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चाइल्डहुड में क्या क्या होता है? चाइल्डहुड में बालक खोज करता है, रचनात्मक कलात्मक कार्य करता है, बातचीत करता है। उस कंडीशन में बालक को क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए? तो देखिए मैंने ब्लू में लिखा है कि प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, गिनना, चित्रकला, हस्तकार, प्रकृति अध्ययन कराया जाना चाहिए। यानी कि अगर इन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए कि जब उसकी जो एज है, उस एज के टाइम पे जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार जो चीज उसको जरूरत है वैसे सब्जेक्टों को रखा जाए। तो ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे चाइल्डहुड में अगर बच्चे को खोज और रचनात्मक कार्य, कलात्मक कार्य, बातचीत में इंटरेस्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना, लिखना, गिनना, चित्रकला, हस्तकला, प्रकृति अध्ययन आदि सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए। यानी कि बालक का जो इंटरेस्ट है, चाइल्ड इंटरेस्ट को यहाँ पर फोकस किया गया है और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रखे जाए। पहला सिद्धांत क्या था? जो चीजें व्यवहारिक हो। दूसरा चाइल्ड इंटरेस्ट की बात की इन्होंने। थर्ड देख लेते हैं, क्रियाओं और अनुभवों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस। प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का तीसरा सिद्धांत बालक की क्रियाएं और उनका अनुभव है। अतः उसके विचार से पाठ्यक्रम का बालक की क्रियाओं और अनुभवों से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शिक्षा एक सविचार प्रक्रिया है और केवल कुछ पुस्तकों को रटकर सीमित ज्ञान प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को स्थान दें जो स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक हो। भाई इन्होंने क्रियाओं और अनुभवों की बात करी, एक्टिविटीज की बात करी, एक्सपीरियंसेस की बात करी, तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि सत्य क्या है? चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, देशकाल परिस्थिति के अनुसार।
और इसको बनाता कौन है? ट्रूथ इज चेंजेबल और ट्रूथ इज मैन मेड। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वैल्यूज है, वो भी हम खुद ही बनाते हैं, बच्चे खुद ही बनाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है हम सॉल्व करते हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं कि यही ट्रूथ है और इसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रूथ बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने वैल्यूज बनाते हैं। तो अगर बात कर ले अनुभवों की, क्रियाओं के सिद्धांतों की, तो इन्होंने कहा कि क्रियाएं और अनुभव जो होते हैं उसके आधार पे होना चाहिए। तो हमें बच्चों को ऐसी क्रियाएं करने के लिए जो है फ्री करना चाहिए। वो रट्टे क्लास में बैठ के इस पे फोकस नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि आप बैठे हैं और 2 पन्ने 4 पन्ने 8 पन्ने रट रहे, नहीं। प्रैक्टिकल आपको लर्निंग बाय डूइंग से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। आप कुछ देख करके, समझ करके, अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीख पाए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, ऐसे सब्जेक्ट्स को एग्जाम में अपने कैरिकुलम में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सानुबंधिता अथवा एकीकरण का सिद्धांत। इंटीग्रेशन प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों के विभाजन के पक्ष में नहीं है। वे ज्ञान की एकता, अखंडता में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार विषयों में सहसंबंध होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं तो सब्जेक्ट्स के बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। लाइक अगर आपने हिस्ट्री पढ़ाई है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है, ठीक है, तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कहीं ना कहीं एक जगह जुड़ाव होता है। और जिस तरीके से जो आपके, मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का भी तो कोई इतिहास रहा होगा, तो इस तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट अलग अलग, नॉलेज को एक साथ कोरिलेट करके, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, एकीकरण करके पढ़ाया जाए, संबंधित करके पढ़ाया जाए, ये कहा है प्रयोजनवादियों ने, ठीक है। तो इनके ये सिद्धांत थे और इसके अनुसार इन्होंने सब्जेक्ट्स भी बताए। अब देखो भाई, सब्जेक्ट तो उन्होंने बता दिए। अब जब सब्जेक्ट उन्होंने बता दिए तो अब उसके बाद उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हम टीचिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं मेथड्स, टीचिंग मेथड्स की। हम बात कर लेते हैं टीचिंग मेथड्स की। तो इन्होंने, प्रयोजनवादियों ने प्राचीन और रूढ़िवादी अमानवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का विरोध किया। भाई इन्होंने रटने को मना किया ना। इन्होंने कहा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्टिविटी। आप अपने काम से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए। रट्टाफिकेशन को मना किया, ये नहीं कि आप बैठ के रट रहे हैं। तो अमानवैज्ञानिक पुरानी तरीके को उन्होंने मना किया। रटने की विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, रटने की विधि आदि को ये प्रयोग नहीं करते। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियां निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो कैसे सिद्धांत उन्होंने बताए, इसको देखो। सीखने की सोद्देश्य प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्ण होना आवश्यक है। ये किसी भी विधि को केवल इसलिए ही ये अलग अलग है बेटा, अपनाना नहीं चाहते कि वह प्राचीन काल से चली आ रही है। वे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा के सिद्धांत और विधि का प्रयोग करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विधि का बालक के वास्तविक जीवन, उसकी योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। वे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा के सिद्धांत तथा विधि का प्रयोग करते हैं और इसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि शिक्षण विधि का बालक के वास्तविक जीवन, उसकी योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? पर्पसफुल होनी चाहिए। हम कुछ भी सीखें तो उसका कोई महत्व हो। हमने आपको बताया था कि प्रयोजनवादी कहते हैं कि जो क्रिया, जो सिद्धांत अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हम उसे अपनी लाइफ में क्यों रखें? वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे लिए ज्ञान नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो जब ये बात ये करते हैं तो ये बात ये कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण। भाई कुछ पर्पस हो उसका हमारी लाइफ में। अगर पर्पस नहीं है ऐसे ज्ञान का तो हम क्या सीख के करेंगे? ये कहने का मतलब है प्रयोजनवादियों का। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा सोद्देश्य प्रक्रिया का सिद्धांत है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसको सीखने का हमारा लक्ष्य है, वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, उस ज्ञान को हम सीखें, ऐसी लर्निंग मेथड उन्होंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है करके सीखना और स्व अनुभव। मैंने बताया लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस। तो इन्होंने कहा कि
इन्होंने विचार की अपेक्षा क्रिया को जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए, ये विचार की अपेक्षा क्रिया पर जोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि थॉट से ज्यादा एक्टिविटी पे लर्न होना चाहिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। ये सिद्धांत और व्यवहार को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानते। इन्होंने कहा कि प्रयोजनवादियों ने कहा कि बालक पुस्तकों से उतना नहीं सीखता जितना कि वह स्वयं की क्रियाओं से सीखता है, अतः उसके विचार में सीखने की विधि उत्तम है जो करके सीखना और स्व अनुभव से सीखने पर आती है। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी कि इन्होंने कहा कि हम करके सीखें, अनुभव से सीखें। यही बात उपयोगितावादी कहते हैं, प्रयोजनवादी, क्योंकि वो ये बात कहते हैं कि सत्य मानव निर्मित है और सत्य जो है परिवर्तनशील है देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाता है और अपने अनुभवों से अपने सत्य, अपने उद्देश्य, अपने मूल्य स्वयं बनाता है। याद है? मुझे रट गया, आपको तो रट जाना चाहिए, क्योंकि मैं कम से कम 4-5 बार, 5-6 बार तो मैं इसी वीडियो में बोल चुकी हूं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जहां भी लिखेंगे प्रयोजनवाद एक्सप्लेन हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूं बार बार, जबकि ये मैं पिछले 2 वीडियोस में पहले बता चुकी हूं। ठीक है, लेकिन चलिए, आपको पढ़ाना, आपको समझाना मेरा काम है। ठीक है, नेक्स्ट है सानुबंधता अथवा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखो भाई, अभी इंटीग्रेशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन का मतलब इन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए, विभिन्नता में एकता और ज्ञान की अखंडता की ये बात कर रहे थे। जो विश्वास करता है, ठीक है, कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो विभिन्न विषयों में एकता स्थापित करे, एक विषय का दूसरे विषय से संबंध होना चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं, इन केस हम मान लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका भी तो कोई इतिहास रहा होगा, शुरुआत कहीं से हुई, वो उसकी हिस्ट्री हुई, तो हम हिंदी को हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन केस हमने पढ़ा राजा की नीति पढ़ी, ठीक है, या हमने उसमें पढ़ा कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल चीजें उनको हैंडल की जाती थी, पॉलिटिकल साइंस से जोड़ा। अगर हमने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ही, हिस्ट्री में, ठीक है, किसी पुराने प्लेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, प्लेस के बारे में, तो हमने उसे किससे जोड़ा, ज्योग्राफी से जोड़ दिया। ठीक है, ज्योग्राफी को अगर हमने पढ़ा, ज्योग्राफी को हम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम पहले की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो हम हिस्ट्री से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स को फिर अगर हम राजाओं के बारे में मान लीजिए हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो उनके टाइम पर कैसे उनका इकोनॉमिक सिस्टम काम करता था, तो हम अर्थशास्त्र उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये बात आप देख रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से इंटरलिंक हम कर सकते हैं। तो ये यही चाहते थे कि सब्जेक्ट्स को जोड़ के पढ़ाया जाए, एकता का सिद्धांत, सब्जेक्टों में एकता का सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट योजना पद्धति, इंपॉर्टेंट है भाई, कहने की कोई बात ही नहीं है। प्रयोजनवादियों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, ये इन्होंने ही इजाद किया था, ये इन्होंने ही इजाद किया था। इजाद का मतलब इन्होंने ही शुरू किया था, ये इन्हीं की देन मानी जाती है। मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, रट्टा मान लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट मेथड प्रयोजनवादियों की देन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। ठीक है, किलपैट्रिक ने एक नवीन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि को योजना पद्धति कहते हैं। इसमें बालक प्राचीन विधियों की भांति निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होता है। शिक्षक का काम बालकों के सामने कुछ योजनाएं रखना, उनको पूरा करने के लिए संक्षिप्त सुझाव देना या मार्गदर्शन करना और उनके कार्य का निरीक्षण करना है। योजना पद्धति में बालकों को स्वयं प्रयोग करने और अनुभव करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। योजना पद्धति में बालकों को स्वयं प्रयोग करने और अनुभव करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वे सक्रिय होकर एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं और अंत में समस्या या समाधान या योजना की पूर्ति करते हैं। शिक्षण विधि के क्षेत्र में योजना पद्धति देखिए प्रयोजनवादियों की एक महत्वपूर्ण देन है। यानी कि योजना पद्धति की अगर बात कर ली जाए तो प्रोजेक्ट मेथड में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसको मिल करके बच्चे सॉल्व करते हैं। तो ये जो देन है
इस देन में आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोजेक्ट मेथड में कुछ लोग मिलकर काम करते हैं तो एक तरीके का छोटा समाज बनता है, सामाजिक अनुशासन डेवलपमेंट होता है, बच्चे एक छोटी सी सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने एम्स खुद बनाते हैं, अपने वैल्यूज डेवलप करते हैं, अपने ट्रुथ खुद बनाते हैं। जो इन्होंने कहा है कि सत्य मानव निर्मित है, ये बात यहाँ पे साबित होती है। इन्होंने योजना पद्धति दी थी, ये किलपैट्रिक महोदय की देन है। किलपैट्रिक महोदय, डीवी महोदय, ये सब प्रयोजनवाद के समर्थक हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि योजना पद्धति किसकी देन है। प्रोजेक्ट मेथड प्रयोजनवादियों ने दिया, सॉरी, योजना पद्धति किसने दिया है? प्रोजेक्ट मेथड प्रयोजनवादियों ने दिया है, प्रैग्मेटिज्म की देन है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इनके अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भैया ये शिक्षा तो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित का मतलब सेंटर में तो स्टूडेंट को रखा गया है और कहा गया कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको शिक्षा देनी है। तो टीचर का काम क्या हुआ? उसके अनुसार शिक्षा में बालक, उनकी योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, आवेगों, आवृत्तियों आदि का प्रमुख स्थान है, परंतु फिर भी वे अध्यापक की अवहेलना नहीं करते। उनकी शिक्षा योजना में अध्यापक की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। देखो मैंने भाई रेड से इसको अंडरलाइन किया हुआ है। अध्यापक का स्थान एक सहायक, एक मार्गदर्शक, एक सलाहकार के रूप में होता है। वह विद्यालय में अध्यापक होता है, किंतु विद्यालय के बाहर एक साधारण नागरिक, मित्र, साथी होता है। प्रयोजनवादी अध्यापक से आशा करते हैं कि वह बालक से प्रेम, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा और उसमें सामाजिक कुशलता का विकास करेगा। और कैसा व्यवहार करेगा? प्रेम, सहानुभूति, मैत्रीपूर्ण। यानी कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यहाँ पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, लेकिन वो उसका प्लेस कैसा है? एक सहायक का, मार्गदर्शक का, सलाहकार का, और वो सोशल स्किल डेवलप करने के लिए बालक के साथ प्रेम, सहानुभूति का व्यवहार करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है रेड मार्क वाला कि बालक चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन टीचर कैसा होना चाहिए? सहायक, मार्गदर्शक और सलाहकार। चले आगे। अब देखो भाई, जो है विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म एंड स्टूडेंट। तो ये अभी मैंने बताया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है यहाँ, तो पहली बात ये ध्यान रख लो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने चाइल्ड को दिया है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। प्रयोजनवादी बालक की जन्मजात शक्तियों, योग्यताओं, रुचियों में विश्वास करते हैं, इसीलिए इन्होंने ये बात कही कि चाइल्ड सेंटर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, प्रयोजनवादी आंतरिक शक्तियों को आध्यात्मिक न मानकर प्राकृतिक मानते हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों का विकास बालक उपयुक्त वातावरण मिलने पर ही कर पाता है, इसीलिए प्रयोजनवादी बालक के विकास के लिए वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्होंने सामाजिक वातावरण को भी काफी इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा चूंकि बालक में कई शक्तियां हैं, लेकिन जब तक उसको अच्छा माहौल नहीं मिलता, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तब तक उसका डेवलपमेंट उन शक्तियों का नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट है भैया, वातावरण भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रयोजनवादी आदर्शों और पूर्व निर्धारित मूल्यों में विश्वास नहीं करते, चिरंतन सत्य उनके लिए कोरी कल्पना। इन्होंने कहा कि भाई बच्चे खुद अपना ट्रुथ निर्माण करते हैं, बच्चे अपने सत्य का निर्माण खुद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपने सत्य बनाते हैं, अपने एम्स बनाते हैं, अपने वैल्यूज बनाते हैं। ट्रुथ इज मैन मेड, यही तो बोला है इन्होंने। तो बालक अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है और वो उनका निर्माता स्वयं होता है, जो मैंने बताया अभी आपको। वह स्वयं जीवन में उद्देश्य निर्धारित करता है, उसके ऊपर मूल्य आदर्श थोपने नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद ने विद्यार्थी को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि भाई जब बच्चे के सामने प्रॉब्लम आती है तो वो उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है, और जब सॉल्यूशन करता है तो वो खुद अपने एक्सपीरियंस करता है और फिर अपने ट्रुथ बनाता है, अपने खुद के सत्य बनाता है भाई, अपने उद्देश्य बनाता है और अपने वैल्यूज डेवलप करता है, अपने मूल्य डेवलप करता है। तो इससे ये साबित होता है कि वो ये बात कहता है कि वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं और टीचर को केवल एक सहायक, एक निर्देशक के रूप में रखा है इन्होंने। समझ में आ रहा ना इतनी सी बात? चलो आगे देखो, स्कूल कैसा होना चाहिए भाई। बात आ गई स्कूल की। देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
इस चीज को ध्यान रखो, अगर हम कोई चीज बता रहे हैं तो उसको लिख लो कहीं पर। ये पूछा जाता है कि किसने कहा कि विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, तो ये डीवी ने कहा। भाई डीवी, काफी इनका योगदान है, डीवी का, किलपैट्रिक का प्रयोजनवाद में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, और प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इनका एक कंसेप्ट ये भी है बेटा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा को समाज से जोड़ा, शिक्षा को समाज से जोड़ा, और जो सोशल प्रोसेस है उसमें शिक्षा को इन्वॉल्व किया। इन्होंने कहा कि इस विद्यालय क्या होता है, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, मतलब हमारी सोसाइटी कैसी है, हमें सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है। जब हम इस स्कूल में एडजस्ट हो जाएंगे और वहां से निकलेंगे तो हम सोसाइटी में भी एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा स्कूल कुछ कहता है, सोसाइटी कुछ और ही है। अगर सोसाइटी का रूप एकदम अलग है और स्कूल हमें कुछ और सिखाता है, तो हम निकलने के बाद का सोसाइटी में एडजस्ट हो पाएंगे, कुछ दे पाएंगे उसको? नहीं। तो स्कूल कैसा होना चाहिए? ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, ताकि हम जा सके सोसाइटी में तो वहां कुछ एडजस्ट हो पाए और कुछ समाज को दे पाए। जब ले पाए तो कुछ दे भी पाए। इन्होंने कहा कि एक सामाजिक प्रक्रिया अतः प्रयोजनवादी विचारक विद्यालय एक सामाजिक संस्था मानते हैं। उनके विचार में विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये बात ध्यान रखिए, इन्होंने कहा कि स्कूल जो होता है समाज का लघु रूप होता है। हम स्कूल में, क्लास में जो चारों तरफ बच्चे बैठते हैं वो भी तो एक सोसाइटी होती है, तो वो सोसाइटी का ही एक छोटा रूप है। जब आप स्कूल से निकल के बाहर दुनिया में एडजस्ट होने जाते हैं तो आपको लगता है कि इसी की जैसा तौर तरीके तो मैंने स्कूल में सीखे हैं। अगर आप क्लास में किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे सोसाइटी में हेल्प कर पाएंगे? तो आप ये चीजें कहाँ सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए कहा गया कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, परंतु ये शुद्ध रूप सरलीकृत और संतुलित होना चाहिए, मतलब इसको प्यूरिफाइड, सिंप्लीफाइड और बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। वे विद्यालय को सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में देखना चाहते हैं, सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें वे समस्त क्रियाएं केंद्रित होती हैं जिन्हें बालक से ने मानव जाति से सामाजिक दाय के रूप में प्राप्त किया है। सामुदायिक जीवन के रूप का मतलब यह है कि एक कम्युनिटी के रूप में है, और यहाँ पर वो सारी चीजें सीखते हैं। उन्होंने समाज से जो कुछ लिया है उसे समाज को कुछ देना भी है, ठीक है, और सब मिल के काम करते हैं, कहने का है। जॉन डीवी ने विद्यालय को सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला कहा, ठीक है, ए लेबोरेटरी ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट्स के रूप में देखा, जिससे बालक जीवन यापन के सर्वोत्तम तरीकों को सीखता। सामाजिक अनुभव, स्कूल क्या होता है? स्कूल में हम बहुत सारे एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, और फिर जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो उन्हीं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि ये सामाजिक अनुभव की प्रयोगशाला है भाई स्कूल, ठीक है। प्रयोजनवादी विद्यालय में जनतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। उनके अनुसार विद्यालय स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये चाहते हैं कि स्कूल ऐसा हो जहां पे डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो। तो जो मैंने रेड कर रखा है, जो मैंने कलरफुल कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक ऐसे करके चित्र बना सकते हैं। आप ऐसे करके देखो भाई, अब देखो ऐसे करके एक चित्र बना सकते हैं, ऐसे करके पॉइंट करके, ये देखिए, ठीक है, कि विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में है, सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला है, और यहाँ पर जनतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं विद्यालय में। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को एक चित्र के हिसाब से भी आप उसको दिखा सकते हैं। ये रेड वाले भी अगर आप केवल लिख देंगे तो आपका स्कूल एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना कुछ? ये चित्र मैंने आपको बताया। आगे देखो भाई, अनुशासन। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा अनुशासन का। इन्होंने देखिए, इन्होंने बताया कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो देखो भाई, अनुशासन के लिए मैंने 2 चीजें यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी हैं, और जो है
सामाजिक, इन्होंने कहा कि प्रयोजनवादी विचारक कहते हैं सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं। वे अनुशासन की स्थापना हेतु दमनात्मक अथवा प्रभावात्मक सिद्धांत के पक्ष में नहीं है। वे सामाजिक पृष्ठभूमि में मुक्तात्मक सिद्धांत के पक्षपाती हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि में देखिए तो सामाजिक अनुशासन की बात करते हैं। इसको मैंने कलर किया है जानबूझ के ताकि आपको याद रहे। इतने लंबे में केवल 2 पॉइंट भी याद रखेंगे तो आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। सामाजिक अनुशासन, हमको सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए कि समाज में रह के डिसिप्लिन सीखना, ठीक है। आप सोसाइटी के बीच में रह करके कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बीच में, लोगों के बीच में करना सीखें। नेक्स्ट है तो ये सामाजिक अनुशासन सामाजिक समझदारी पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोजनवादियों के अनुसार सामाजिक अनुशासन विद्यालय की स्वतंत्र सामूहिक और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं द्वारा स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं ने बालकों में अपने आप को नियंत्रित करने की प्रबल भावना का संचार होता है, इसलिए उनमें आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है। आत्म अनुशासन देखिए मैंने इसको भी अंडरलाइन किया, ध्यान रखिएगा। ये सब मैं आपके लिए करती हूं ताकि आपको याद रहे। आत्म अनुशासन से ही उसका वास्तविक और नैतिक और चारित्रिक विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ये बिंदु याद रखिए, एक ये बिंदु, अनुशासन एक्सप्लेन हो जाएगा कि इन्होंने कहा कि सामाजिक अनुशासन होना चाहिए, समाज में रहकर समाज के बीच में हम अनुशासन को सीखें, ठीक है। और समाज में मुक्तात्मक सिद्धांत के पक्षपाती हैं, मतलब खुद से सीखें लेकिन सोसाइटी में सीखें। और जब आप सोसाइटी में रहते हैं, चीजों को सीखते हैं, सब क्रियाओं से बालकों में अपने आप को नियंत्रित करने की भावना आती है। जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो क्या होता है आत्म अनुशासन भी आ जाता है, हम खुद से डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो सामाजिक अनुशासन आत्म अनुशासन पे फोकस किया था। जो कुछ भी कहा वो कहा कि सामाजिक समझदारी पे ये आधारित होना चाहिए। तो आपने ध्यान दिया कि इस तरीके से जो है अनुशासन भी इन्होंने बता दिया। तो आज के इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को कवर कर लिया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को कवर किया और प्रयोजनवाद ने जितने भी शिक्षा से रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते थे उन पे सब पे जो जो विचार व्यक्त किए उसको मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया। एक वर्ड है वो मैं बता ही दे रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, उपयोगिता, इंग्लिश में यूटिलिटी, ठीक है। अगर प्रयोजनवाद आता है तो माइंड में बस रख लीजिए कि यूटिलिटी, उपयोगिता सत्य मानव निर्मित है और मनुष्य के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों के सामने वो खुद सॉल्व करते हैं, उनके अनुभव होते हैं, उन अनुभव से वो अपने ट्रुथ खुद बनाता है, सत्य बनाता है, अपने लक्ष्य बनाता है, अपने मूल्य बनाता है। सामाजिक अनुशासन में समाज के बीच में रह के काम करता है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। अगर आप इन सब बातों को याद रखते हैं तो आप बहुत आसानी से प्रयोजनवाद को कितनी भी लंबी क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग में भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा आज की क्लास, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।